Welcome in the Chemistry Host and Dost channel and I welcome you all. राधे राधे सभी को. आई होप आप सभी लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी. आज हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे. जितने भी लोगों ने कमेंट्स करे हैं उन सबके कमेंट्स के वन बाय वन हम आंसर भी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं करूँ बीइंग योर होस्ट, जो मुझे आपको बताना चाहिए दैट हार्ड वर्क हैज़ नो अल्टरनेटिव, बट बीइंग अ दोस्त मुझे आपको ये भी बताना चाहिए दैट वो हार्ड वर्क आपको करना कैसे है एंड क्या ऐसा करो कि आप राइट डायरेक्शन में वो हार्ड वर्क करो. ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड, राइट. अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो और अगर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन में ही गलत जा रहे हो, है ना, जहाँ आप जयपुर रहे हो, तो यार देखो अगर आप बहुत स्पीड से कम टाइम में जयपुर पहुँच भी जाओगे, जल्दी पहुँच भी गए, पर उधर तो आपको जाना ही नहीं था ना यार. तो इसीलिए आज हम एनालाइज करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द राइट ट्रैक, कैसे आप अपना पोजीशन देखोगे कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ. और मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स अगर आपने देने शुरू नहीं किए हैं, जिन बच्चों ने देने शुरू कर दिए हैं, उन दोनों के लिए आज हम बातचीत करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओके, जैसे कि आप 35 डेज एग्जैक्टली बाकी हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को हर दिन 3 चैप्टर्स इन अ डे, लाइक एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का, इस तरीके से करना ही है. और केमिस्ट्री का जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बड़ा चैप्टर उठा रहे हैं तो उस टाइम पे आप फिजिक्स का थोड़ा मॉडरेट चैप्टर उठा लीजिए और बायोलॉजी का थोड़ा सा जो कम टाइम कंज्यूमिंग है वैसा उठा लीजिए. जब आप बायोलॉजी का बड़ा चैप्टर लेते हो तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का उस अकॉर्डिंगली थोड़ा सा छोटा और थोड़ा मॉड्यूलेट ले लीजिए. लाइक आपको एक टफ लेना है, एक एवरेज लेना है. टफ इन द सेंस कि जो आपको टफ लगता है. टफ इज़ नॉट लाइक ऑल्सो कुछ ना बहुत लेंदी चैप्टर्स होते हैं. ठीक है, तो अब देखो बात मैं बताती हूँ यार, जिसने फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स देखे हैं मैं आपको उसमें बताती हूँ. कहने को जैसे केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, राइट. मैं इतनी सारी एक फॉर्मूला की वेरिएशन लिख सकती हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा बता देती हूँ कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और आपको बाकी का वेरिएशन जो है ना आपको करना आना चाहिए, वो मैं आपको करवा देती हूँ. तो यार वही बात है कि अगर आप, अब बच्चे क्या करते हैं, उनको फिजिक्स में मेनली ऐसा लगता है कि नहीं हम तो ना एक चैप्टर के 90 फॉर्मूलाज याद कर लेंगे. यार मेरी बात ध्यान से सुनो. आप लोगों को मुझे पता है कि क्रैम करना थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है, लेकिन यार फिजिक्स इज़ लॉजिकल, वो क्रैम करने की चीज़ नहीं है. फिजिकल केमिस्ट्री इज़ लॉजिकल, वो क्रैम करने की चीज़ नहीं है. तो जो क्रैम करने की चीज़ें नहीं हैं उनको एक्स्ट्रा क्रैम मत करिए. अगर आपको 90 फॉर्मूलाज अगर आप याद कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप एग्ज़ाम में उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे. आपको सिर्फ अगर उस चैप्टर के जो मेन 10 फॉर्मूलाज है ना या 15 फॉर्मूलाज है ना, मैक्सिमम 20 है, उससे ज़्यादा तो करना ही नहीं है. ठीक है, जो इतने हैं ना मेन फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने हैं, उससे सारे क्वेश्चंस में वेरिएशन करके आपको वो सारे क्वेश्चंस निकालने हैं. आपको ऐसे प्लीज़ मत करिएगा कि आप सारे के सारे फॉर्मूलाज क्रैम करने लग जाए, लाइक ln A0/AT इज इक्वल्स टू -K1T. ठीक है, उसके बाद आप फिर AT/A0 लिखोगे तो -K1T याद रखोगे. उसके बाद फिर उसको लोग में कन्वर्ट करोगे तो अपॉन में 2.303 याद रखोगे. मत करो यार, ठीक है, ज़रूरत नहीं है. वो थोड़ा सा जो लॉजिकल चीज़ें हैं ना, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना होता है जो फर्स्ट आपको मैंने मेन बता रखा है. ठीक है, सिमिलरली इन ऑल द फॉर्मूला रिलेटेड थिंग्स, जैसा कि आप बचपन में करते थे ना मैथ्स में. ठीक है, मैथ्स में क्या होता था, चलो छोड़ो, अभी बहुत सारे बायोलॉजी वाले बच्चे ऐसे बोलेंगे नहीं मैम हम तो मेडिकल वाले बच्चे, हमें मैथ्स अच्छी नहीं लगती. ठीक है, कोई बात नहीं, लीव. बट मैंने आपको बताया दैट मैथमेटिक्स तो यार देखो आनी ही चाहिए, और जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हम साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं. ठीक है, तो इसका भी आपका यही वाला रहेगा कि लॉजिक लगाएं प्लीज़. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम यही बोलेंगे कि ओवर फॉर्मूला क्रैम करने पे मत जाएं, क्योंकि आप फिर ना क्वेश्चन बिल्ड नहीं कर पाओगे. आपको ना ये पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला हम कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करें. क्लियर है. चलिए हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे करें. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, चलो मॉक टेस्ट की बात अभी दूसरे में आएंगे, अभी पहले सेकंड पॉइंट करते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको जो NCERT की एक्सरसाइजेज है ना आपको वो करनी है. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम बायोलॉजी का NCERT इज़ ओके, बट केमिस्ट्री का NCERT, फिजिक्स का NCERT ये थोड़ी ना होता. और चलो केमिस्ट्री का भी कर लेंगे, फिजिक्स का NCERT तो नहीं होता है. मेरे बच्चों, मैंने ना मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर हैं आज के टाइम में, मैंने उन सबसे बहुत सारा कंसल्ट करके, और मैंने यूट्यूब पे जो जो बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो रखा है, मैंने उन सबके इंटरव्यूज़ देखे ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए कंक्लूजन वीडियो बनाया है. जिन्होंने फिज़िक्स में आउट ऑफ आउट स्कोर भी किए हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात. यार देखो,
जो फिज़िक्स है ना, हमें लगता है एनसीईआरटी टफ है, हमसे होगा नहीं ये वो, इसके जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है ना तो प्लीज़ फिज़िक्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल ज़रूर करके जाएं। एज इट इज़ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट करना, एज इट इज़ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपकी फिज़िक्स की थोड़ी सी मॉडरेट तैयारी है तो गाइस प्लीज़ डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल, उससे आपका कॉन्सेप्ट इतना प्यारा बिल्ड होगा ना, ये ब्यूटी है एनसीईआरटी की यार। जैसे कि जिन बच्चों को, आई थिंक मैं ना सब मैच कर दूंगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आराम से ही बात करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज आपको यूज़ करनी है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, अब चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिन बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा उनको टफ लगता है, उनको नहीं होता है, मेरे जैसा बच्चा जो, मतलब मुझसे नहीं होता था तो ठीक है, पर अभी भी यार मतलब मैं बोलूँगी कि मैं आई एम नॉट दैट मच गुड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट हाँ मैं अपनी कोशिश करती हूँ। तो यार देखो, आपको भी अगर आप भी वीक हो थोड़े से ऑर्गेनिक में तो ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक की जो एक्सरसाइजेज है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको मान लो रिएजेंट दे रखा है, आपको एरो पे मान लो कि लिखा हुआ है, मतलब रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, और आपको प्रोडक्ट बताना है, तो उससे ना आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होता है कि भाई दिस ए रिएक्ट्स विद बी एंड मेक्स सी, इस तरीके के जो क्वेश्चन है गाइस, वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ना, वो आपको उस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन बता देंगे एक तरीके से। अब आपको, जिन बच्चों को लाइन टू लाइन ऑर्गेनिक से जो फियर वाली चीज़ है ना, आप वो क्वेश्चन समझो, आपको हर एक कॉन्सेप्ट की हाँ इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर में, आपको वो पता चलेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब क्या है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट दें या नहीं दें। मेरे ऑफलाइन जो बच्चे हैं वो एलन इंस्टीट्यूट जाते हैं, ठीक है, और वो लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि मैम अब मॉक टेस्ट चल रहे हैं, हम दें कि ना दें। तो मॉक टेस्ट दें कि ना दें की बात ही नहीं है, ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो यार। देखो, ये जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, नॉट जस्ट नीट, जेई, उसके बाद आपका CSIR नेट, JRF, जो भी मतलब ये IIT JEE, IIT JAM, जितने भी एग्जाम्स हैं ना यार, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं करते हैं, ये आपका नर्वसनेस में जो हम चीज़ें भूल जाते हैं, जो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, जो हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, मेस हो जाती है, क्योंकि यार देखो, घर के सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में काम करना और वहाँ जाके आप एक दूसरी जगह ट्रैवल करके गए हो, उसके बाद आप बैठे हो उधर, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, उसके बाद भी मतलब वो बैठ के उनको एग्ज़ाम भी लिखना है, तो यार ये वाली जो चीज़ों पर से इतना प्रेशर होता है ना, इतने सारे बच्चे देख के हम इतने सारे बच्चों से मिल लेते हैं, सबकी तैयारी अलग अलग लेवल है, कुछ बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ये सब है ना यार, ये एनजाइटी, नर्वसनेस बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करती है। इनसे जो डील करना है, कौन बच्चा प्रेशर हैंडल कर पाया, समझ रहे हो, पेशेंट तुम्हारे पास खड़ा है, वो मरने की कगार पे है, बट वो वाला प्रेशर कि तुम कोई जान खो दोगे, उस टाइम पे तुम जवाब दोगे कि नहीं यार हमसे ना हो पाएगा, या उस टाइम पे तुम डट के कि हाँ आई विल हैंडल इट। तो ये वाला जो चीज़ है कि नर्वसनेस, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, डिप्रेस में, तो तुम तब कैसे बिहेव करते हो, दैट इज़ द पॉइंट। कि इसीलिए ये आपका टाइम टू टेस्ट, स्पीड प्लस एक्यूरेसी टेस्ट, 180 में से 180 ठीक होंगे तभी मार्क्स आएंगे। नेगेटिव मार्किंग, टाइम जो उल्टी गिनती चलती रहती है, सब चीज़ें आपकी एंजाइटी क्रिएट करती हैं और आपको इससे डील करना आना चाहिए। अब आपको इससे डील करना कैसे आएगा, तो जिसको मतलब जिससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, एक लड़की हैं, इंजीनियर टू डॉक्टर आकृति, आप उनको सर्च भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, पर मैंने उनका कंक्लूजन पूरा वीडियोस देख के मैंने उनका बताया है, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। पहले IIT उन्होंने क्लियर करके वो इंजीनियर थे, फिर उन्होंने मेडिकल क्लियर करा एट द एज ऑफ 30, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्होंने क्लियर किया था, इतने साल बाद, 7-8 साल बाद। उसके बाद फिर अब वो मेडिकल कॉलेज में हैं, तो उनका मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल और उनका ये देखा कि वो हमेशा क्या करते थे, उन्होंने ना 100 मॉक टेस्ट दिए थे। अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो टाइम है नहीं मॉक टेस्ट देने का, या देखो 35 डेज़ है ना, कम से कम उसमें आपको 30 मॉक टेस्ट देने हैं। ये छाप लो अपने दिमाग पे, छाप लो। जो बच्चे टेस्ट सीरीज अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जाओ। जिनको जाके भी देने ठीक है, मैं ज़्यादा प्रेफर जाके देना इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि उसमें आने जाने में टाइम वेस्ट होता है। अगर ज़्यादा पास है तो हाँ बिल्कुल जाके करो, क्योंकि यार पेपर भी आपको जाके ही कहीं देना है ना। तो सिमिलरली अब आप ट्रैवल करोगे, पेपर का प्रेशर फील होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो मतलब आपको थोड़ा सा जो मतलब एनजाइटी बनेगी। पहले टेस्ट में एनजाइटी, दूसरे में थोड़ी सी और कम, तीसरे में शायद और ज़्यादा हो जाए, चौथे में थोड़ी और कम। आप लोगों को ना अपना नेचर पता चल जाएगा। अब देखो डेली इधर उधर जाने में क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें।
ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जिन बच्चों को देनी है वो एनटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप वो अटैम्प्ट करिए। और जिन बच्चों जो इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो मुश्किल से अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या फिर भाई हम तो बहुत एक रिवीजन होगी, अभी हमें नहीं पता कि क्या करना है, तो देखो आपको करना क्या, ध्यान से समझ रहा हूँ। फर्स्ट थिंग क्या है, पूरी एनसीईआरटी आपकी होनी चाहिए, पूरी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की आपको बहुत ज़्यादा टफ लगती है, आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है आपको उस पर कॉन्फिडेंस रखना है और आपको उधर से पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर्स हैं ना उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो आपने चैप्टर का रखा उस बेसिस पे, ठीक है। और अगर आप एक्सरसाइज लगाने में कंफर्टेबल हैं तो वो भी ज़रूर से लगाइए। इतना क्लियर है। उसके बाद सेकंड काम, जिन बच्चों ने ये कर लिया, सेकंड काम आप लोगों को करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने का क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर, सॉरी मॉक टेस्ट थर्ड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप कहीं से भी आपको निकल तो जाएंगे यार, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 10 ईयर, प्रीवियस 12 ईयर्स, ये लगाइए। अब देखो करना क्या है, आपको करना है 2 से 5 आप लोगों का एग्जाम होता है, हर दिन आपको 2 से 5 के बीच में 180 क्वेश्चंस, मतलब अराउंड 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Yes, you heard that right. Why 2 से 5? 2 से 5 आप लोगों का है एग्जाम। आप लोगों के ब्रेन को उस दिन लगना ही नहीं चाहिए कि आप लोग कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। आप लोगों को 30 मॉक टेस्ट देने हैं, 30 इस तरीके से PYQs लगाओ, लाइक मान लो ठीक है आपने 12 ईयर्स लगा लिया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे तो, लेकिन आपको 180 क्वेश्चंस डेली 2 से 5 के बीच में 200 मतलब अराउंड क्वेश्चंस, मानो कि भाई मुझे 200 क्वेश्चंस ना इस टाइम में करने हैं, मरो जियो जो होना है, जितना प्रेशर आना है, स्ट्रेस आना है, दिमाग ख़राब हो जाना है, ये काम है वो काम, सब कुछ छोड़ो। आपको पहले हर रोज़ लिख लो ये बात, हर रोज़ 2 से 5 आप लोगों का नीट है आज से। क्यों है मेरे बच्चों, आपका दिमाग जो है वो ये सोचने पर उसको मजबूर कर दो कि उसको कुछ अलग ना लगे, वो इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डेली करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, आप 2 से 5 डेली टेस्ट दे रहे हो, 180 क्वेश्चंस दे रहे हो, बच्चे कह रहे हैं हमें नहीं आ रहे। देखो यार, सेकंड नंबर पे आपकी बात आ जाती है कि जिन बच्चों को अभी फुल लेंथ टेस्ट बोल रहे हैं कि हमें नहीं, हमसे नहीं दिए जा रहे, देखो यार अब तुम ना चाहे कितना भी पढ़ लो, हमें ना ऐसा लगता है कि नहीं हम प्रिपेयर नहीं है, तो देखो यार तुम्हें ना लगाने पड़ेंगे फुल लेंथ टेस्ट। उसके बाद आपको क्या है कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये यूनिट्स स्पेसिफिक, भाई मुझे चैप्टर वाइज ही, मैं चैप्टर्स में ही कंफर्म नहीं हूँ कि मेरे अच्छे से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, भाई मुझे नहीं पता ये चैप्टर आता है नहीं आता है, तो यार आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगा सकते हो। बट आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज़ फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। आपके गंदे नंबर आ रहे हैं, आपके 200 नंबर आ रहे हैं, आपको 100 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत उन बच्चों को होगी जो टेस्ट लगाएंगे ही नहीं। क्यों होगी दिक्कत, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन उनको पता चलेगा कि ये उनका जस्ट लाइक एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं बताओ, हम लोगों को वैक्सीनेशन क्यों करवाया जाता है बचपन में बताओ, वैक्सीनेशन इसलिए करवाते हैं ताकि बॉडी एक बार उसके कांटेक्ट में आ चुकी है, उसकी डेड फॉर्म में आई है, कोई बात नहीं, बॉडी ने एंटीबॉडीज़ उसके लिए क्रिएट कर ली है ना। अब नेक्स्ट टाइम जब वो एक हायर और लिविंग फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आएगा, अपनी मोर पावरफुल फेज में आएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कौन बैठा है, फाइटर सेल्स बैठे हैं कि ले भाई तेरे लिए एंटीबॉडीज़ हैं, अभी तेरे को मार गिराएंगे, और उसके लिए आपको वो बीमारी नहीं होती है। समझ रहे हो, नहीं होती है क्या मतलब है कि वो आपकी बॉडी में उसको लड़ने की क्षमता है। तो गाइज, क्या आप लोग वैक्सीनेशन को मानते हो? अगर हाँ, अगर हम सबका वैक्सीनेशन हो तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस हमारा नेचर समझिए यार, ये चीख के आपको हमारा नेचर कह रहा है कि यार आप लोग पहले ही एंटीबॉडी बना लो, ताकि आपका जब लिविंग फॉर्म में, जब ओरिजिनल आपका नीड हो रहा है ना, तब आपको दिक्कत ही ना आए वो वाले उनसे, मतलब उन वाले क्वेश्चन से फाइट करने में, उन वाले क्वेश्चन को देके कम से कम आप बर्डन तो नहीं ही हो। समझ रहे हो, ठीक है, वो तो जैसा होएगा हो जाएगा, पर तुम्हारी जो ये एंजाइटी से बच्चे भूल जाते हैं ना कि मैम सब कुछ करके गया था, सारी चीज़ें हमने कर ली थी पर पेपर में नहीं बना पाया, तो यार ये वाली चीज़ आपकी हट जाएगी। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते हैं, बहुत गंदा रिस्पॉन्स रहता है, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनना, वैक्सीनेशन जब करवाने जाते हैं ना, सबको पता होता है कि बच्चा बीमार होएगा, सबको पता होता है, फिर भी लगवाते हैं। क्यों भाई, मैं दोबारा बोल रही हूँ, तुम मर रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है ना, तुम टेंशन में हो रहे हो ना, भाई ले लो ऐसी टेंशन, मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाना जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और लिटरली तुम्हारा स्कोर इंप्रूव करने का अभी ट्रिक बताती हूँ। देखो बच्चे क्या हुए,
बच्चे गए आराम से, ठीक है दीदी ने बोल दिया मॉक टेस्ट लगाना है, अब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे जैसे तैसे, हम जैसे भी लगाएंगे। और हाँ एक बात और, जो बच्चे बिल्कुल भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप लोग क्या करो, प्रीवियस ईयर उठा लो, टाइमर भरो 180 मिनट्स का, और पूरा टाइम के अकॉर्डिंगली फटाफट से सॉल्व करो। देखो यार, अब आप बोलोगे नहीं हम इधर उधर से मटीरियल में से देख लेंगे, देखो यार जिनको ऑनेस्टी से पेपर करना है ना वो नहीं देखेंगे। अपनी ऑनेस्टी खुद को दिखाओ। आपका मन करे फॉर्मूला दीवार पे स्टिक दे देख लो, नहीं देखना भाई, नहीं का मतलब है नहीं, आपका नीट है मतलब आपका नीट है, ठीक है ठीक है। चलिए, जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पाए उसके लिए मैंने बता दिया, टाइमर भरो, ठीक है, टाइमर भर के और वो 3 घंटे ना 2 से 5 अपना बैठ जाओ कि मेरे को इसमें क्वेश्चन ही करने हैं। इसके बाद मैं क्या बता रही थी, एंटीबॉडीज हो गए थे, याद करती हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करें, कि भाई मॉक टेस्ट तो हमने दे दिया, कम नंबर आए, मान लीजिए आपके पहले मॉक टेस्ट में ना 200-250 नंबर आए, आप उससे ज़्यादा पार ही नहीं कर पाए, तो उसमें क्या करना है, दीदी कुछ नहीं करेंगे, हम तो उस मॉक टेस्ट को बंद करेंगे और छोड़ देंगे कि हमसे तो होने नहीं वाला, हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे। ध्यान से समझना मेरे प्रिय बच्चों, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव थिंग है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज तक जो तुम करते आए हो, कि टेस्ट दिया, मार्क्स आ गए, ठीक है, गंदे आए बंद करो फेंक दो, अच्छे आए ठीक है बंद करो फेंक दो, नो लॉजिक, नो लॉजिक यार। क्यों कहते हैं कि फेल होने पे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, बताओ ऐसा क्या है फेल होने में जो बच्चा फेल होकर सबसे ज़्यादा सीखता है। ध्यान से सुनना यार, पेपर जब तुमने दिया, तुम्हारे मार्क्स आए, OMR तुम्हारे पास है, तुम्हारा पेपर तुम्हारे पास है, तुम्हें उसको एनालाइज करना है, ठीक है, तुम्हें देखना है कि मेरा ये क्वेश्चन जो है वो क्यों गलत हुआ, समझ रहे हो, ऐसा क्या था जो मैं नहीं सोच पाया। मान लो आपने पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर किया, आपने उसके क्वेश्चंस भी बनाए, आपने जहाँ से भी कराया यार, आजकल तो कंटेंट में इतना ज़्यादा टीचर्स अच्छे से पढ़ाने लग गए, ठीक है, और चलो आपने जहाँ से पढ़ा क्वेश्चन तो आपने लगाए ही लगाए हैं, ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया वो भी लगा लेना, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले ना आपको एनालिसिस करना है कि आपने गलती कहाँ की। हो सकता है अब एनालिसिस 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्या था कि आपको ना वो स्ट्राइक ही नहीं हुआ, और वो तो गलत भी नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्राइक नहीं हुआ इंट्यूशन से तो आपको आंसर लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर आपने तुक्का मार भी दिया है कि भाई, तो यहाँ उसके ब्रैकेट में लिखो भाई मैंने इंट्यूट किया, मैंने तुक्का मारा कि भाई शायद ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगा कि ये हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि वो पर्टिकुलर चैप्टर आपको ना आता हो, मान लो आपने थर्मोडायनेमिक्स अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो उससे क्वेश्चन आप कर नहीं पाए। तीसरा क्या है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है पर कॉन्सेप्ट आपको उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं हो रहा कि भाई मैं इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँ। और चौथा क्या है कि आपने सिली मिस्टेक कर दी। सिली मिस्टेक क्या हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है कि आपने ए सोचा हो और OMR में फिल करते हुए आपने सी लगा दिया हो, समझ रहे हो, आपने ए सोचा हो सी लगा दिया हो, या फिर क्या हो सकता है आपने करेक्ट की जगह इनकरेक्ट, मतलब आपने करेक्ट पढ़ लिया हो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही ना हो, इनकरेक्ट ले रखा था। तो भाई ये वाली चीज़ ये एनालाइज करो कि मेरा कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, कहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, हो सकता है आपको इसमें 1-1.5 घंटा और देना पड़ जाए कि मैंने क्यों ये गलती की, क्या ऐसा था जो मैं नहीं सोच पाया, समझ रहे हो। लाइक आपने पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा था, आपने सब कुछ कर रखा था, उसके बाद भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब क्या है कि आपको ये सोचना है कि मुझे सोचना कैसे है पेपर में, कि क्यों मैं गलत सोच पा रहा हूँ, समझ रहे हो। छोटी सी बात एकदम ध्यान से समझना, आपको अपना सोचना सुधारना है कि मुझे ये क्वेश्चन देख के मैं ऐसे नहीं सोच पाया, हमारा टीचर ऐसे सोचता है, इस क्वेश्चन का अप्रोच ये वाला है तो मुझे इसको ऐसे सोचना है। इट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग, आपका स्टार्टिंग में 1 आवर लग रहा है, 2 आवर लग रहा है, 3 आवर लग रहा है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। अब उसके बाद मान लो आपको ये लग रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम के मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, भाई मैंने तीनों करे मेरे से एक भी नहीं बन रहा, इसका मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से मतलब वीक हो रखे हैं। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को स्पेसिफिकली जाओ, उसको थोड़ा सा जो भी फॉर्मूला से रिवाइज करो, अब उसके क्वेश्चन लगाओ जो भी तुमने प्रैक्टिस टाइम पे लगाए थे। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25, 30, 35, इतने क्वेश्चन उसके लगा लो कि अब आपके दिमाग को है ना लगे ही ना कि इक्विलिब्रियम चैप्टर से कि आपका कुछ गलत भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे फॉर्मूलाज रट लिए हैं। रट्टे कैसे हैं, क्वेश्चंस लगा लगा के। फॉर्मूलाज कभी रटने की ज़रूरत नहीं होती, उस पर इतने क्वेश्चंस लगा लो कि आप लोगों को फॉर्मूला सेट हो जाए। रटना फॉर्मूला होता ही नहीं है, रटने में हमेशा आप लोग माइनस प्लस के टी इन सब चीज़ों में दिक्कत कर दोगे। KP क्या था, KC क्या था, एकदम कन्फ्यूज़ हो जाओगे रटोगे तो। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था। ओके,
PYQs हमने देख लिया कि हमने किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हाँ, तो एक लड़की का क्वेश्चन था कि दीदी हमें मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो मुझे मार्क्स इंप्रूव कैसे करने हैं। यार देखो, आपके मार्क्स ऐसे ही इंप्रूव होंगे। एनालिसिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। एनालिसिस, है ना। जब आप बहुत सारा पैसा कमाते हो तो लोग क्या करते हैं, लोग हायर कर लेते हैं कि भाई मेरा पैसा मैनेज कर दो, है ना, कि भाई मैं पैसे बहुत कमाता हूँ पर मैं मैनेज नहीं कर पाता, कि मेरा पूरा पैसा खर्च हो जाता है, पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है। समझ लो, ये भी जॉब है एनालिसिस की कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जो सारा काम है वो मैनेज करूँगा। वो कैसे मैनेज करता है, एनालाइज करके कि भाई ये कहाँ खर्चता है, ये कहाँ खर्चता है, ये कहाँ खर्चता है। तो भाई तुम ये क्वेश्चन कैसे सोचते हो, तुम वो क्वेश्चन कैसे सोचते हो, दिस विल डेफिनेटली गोना इम्प्रूव योर मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का क्या था। हाँ, यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी लाइन लिख रखी है दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग, इट इज़ मोर अबाउट द एंजाइटी नर्वसनेस विच एक्चुअली चेंजेस द गेम। गेम चेंजिंग होती है हमारी वो नर्वसनेस एंजाइटी को कंट्रोल करके हम जो क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, PYQs टू फाइंड हाउ व्हाट टू फोकस ऑन। ओके, जिन बच्चों को अब ये नहीं पता चलता कि इस चैप्टर में, अब जैसे रिविजन की भी एक बात मैं ज़रूर करूँगी कि एक गुड़िया हैं, ऑफलाइन ही है हमारे पास, वो मतलब स्टूडेंट नहीं है लेकिन वो स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब वो घर नहीं पढ़ने आते हैं, होम ट्यूशन नहीं है उसका, लेकिन वो जहाँ पे मैं पढ़ने आती हूँ वहाँ पे भी वो पढ़ती है। तो उसका क्या है, उसका एक क्वेश्चन आता है, दीदी मैंने पढ़ लिया, मैंने एक रिविज़न लगा ली, उसके बावजूद भी मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, और दूसरी बात क्या थी कि रिवीजन कैसे करूँ। तो भाई अभी उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो यार, तुमने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, तुमने सारे उसका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस उसने कवर कर रखा है, ठीक है, उसने एक रिवीजन कर रखी है। फिर मैंने उससे पूछा भाई NCERT एक्सरसाइज, बोली कि कर रखी है। तो फिर मैंने कहा ये क्वेश्चंस कर लिए KP KCU अगले ये जो मैंने 2 दिन, बोले नहीं ये तो आए ही नहीं थे। तो मैंने कहा फिर क्या किया इनके लिए, बोले कि कुछ नहीं किया, नहीं आए तो मैं कैसे करती। गलती है ना। हम इधर उधर हम हर डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हम कहाँ नहीं देख रहे। रॉन्ग डायरेक्शन से बेटर है राइट डायरेक्शन में स्लो चलो, समझ रहे हो। एक और बात, जो बच्चे सोचते हैं कि मैं मॉक टेस्ट दूंगा ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस लो जाएगा, यार तुमने ना कछुए की कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, कछुआ खरगोश। सोच कर देखो, आप दूर बैठे हो, कछुआ ये कह रहा है कि यार ये तो मेरे से दिखता भी अच्छा है, ये तो चलता भी मेरे से स्पीड में है, मुझे कौन देखेगा, समझ रहे हो, मुझे कौन देखेगा, और मैं तो डेफिनेटली हार ही जाऊंगा ना यार। उसकी मेरे से अच्छी तैयारी छोड़ो, उसको तो गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है कि वो जल्दी भाग सकता है, वो सुंदर है, वो अट्रैक्टिव है, सब लोग उसी को देखते हैं, तो फिर कोई मुझे क्यों देखेगा। सोच के देखो, कछुआ पार्टिसिपेट ही नहीं करता उस स्टोरी में, तो क्या बोलते आप उसको, क्या बोलते कि भाई कुछ नहीं होता, तू पार्टिसिपेट तो कर। भाई तुम्हें पता है जो बच्चे गिव अप नहीं करते ना वो ऑलवेज जीतते हैं। कछुआ अगर गिव अप करके चलता ही नहीं, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं तो दिखता भी अच्छा नहीं हूँ, इतने सालों से लोग बताते हैं भाई तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, जब तेरे को ऑलरेडी पता है कि तेरे पूर्वजों में आज तक किसी ने नहीं किया, तो तू ही कैसे कर लेगा भाई, तू कैसे कर लेगा जब तूने आज तक कोई कर ही नहीं पाया। तुम्हारे पूछते हैं इस बात की गवाह कि आज तक कोई नहीं कर पाया, तो तू कैसे करेगा। उसको मेरे हिसाब से हम सब लोग उसकी जगह होते हैं ना, तो हम सब ऐसे सोचते हैं कि जब पता ही है कि नहीं ही होगा तो हम पेपर देने ही क्यों जाएं। और चलो नीट तो तुम्हारे पेरेंट्स की, हाँ चलो फॉर्म भर रखा है भैया, 1400 रुपये डाल रखे, अपना जाओ भरने, अब मॉक टेस्ट में क्यों जाए, नहीं जाते हम तो। भाई कछुआ समझो खुद को, कोई दिक्कत नहीं है किसी की इतनी ज़्यादा तैयारी है तुम लोगों से। तुम ये देखो, अगर कछुआ पार्टिसिपेट ही नहीं करता तो कभी ये स्टोरी बन ही नहीं पाती, समझ रहे हो। तो बी द टर्टल, कोई दिक्कत नहीं है टर्टल बनने में, पर हिम्मत नहीं हारनी भाई। ये नहीं करना कि भाई मैंने दौड़ने से पहले गिव अप कर दिया, भाई मेरे से ना होगा। भाई क्या पता यही राइट स्ट्रेटेजी हो, क्या पता यही वो स्ट्रेटेजी हो जो तुम्हारे लिए वर्क करने वाली हो, कि तुम मना करके बैठे थे कि नहीं, क्या पता यही गॉड का वो साइन हो जो जिसके लिए तुम वेट कर रहे थे कि भगवान प्लीज मुझे बता दो। तो क्या पता भगवान तुम्हें यही बोलना चाहता हो कि भाई गो एंड गिव द मॉक टेस्ट यार, दैट विल गोना चेंज द गेम ऑफ योर नर्वसनेस, एंजाइटी एंड ऑल द क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग। हाँ, जस्ट गो एंड गिव द टेस्ट। ऑल्सो रिविजन के लिए यार मेरी बात ध्यान से सुनो, 98, 99%, 90% सोचो, 90% पेपर आता है NCERT से भाई, NCERT से बाहर नहीं आता है। So why you are going here and there and doing all the stupid stuff and all the mess bro? जब तुम्हें गोहाना से पानीपत जाना है तो do not wait इसराना, रुको मत उतरो इसराना, क्यों उतर रहे हो भाई।
when you need to go to NEET, right? When you need to do all the NCERT exercises because that's the base. वहाँ से 90% पेपर आएगा, 2 क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, सबके लिए बाहर से आ रहे हैं, तुम अनोखे नहीं हो। तुम्हें क्या पता जो 2 क्वेश्चन बाहर से, उसकी टेंशन ले लोगे तुम। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पेपर को छोड़ के। हाँ, समझ लेना ये बात। रिवीजन करनी है, सबसे पहला NCERT रटो। रटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम क्रैम कर रहे हो NCERT, नहीं भाई, गलत। रिवीजन का ट्रिक सिर्फ एक है, आपने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए, जो नहीं याद हो रहे उनको स्टिक कर लो। और फॉर्मूलाज रटने के लिए नहीं होते, फॉर्मूलाज के इतने क्वेश्चन करो कि आपके वो दिमाग में सेट हो जाएं। आपको कैसे पता चलेगा कौन से चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट? चैप्टर वाइज टेस्ट ले लो 180 क्वेश्चन का। आपको 2 से 5 में टेस्ट ही तो देना है, ठीक है? 60 क्वेश्चन का टेस्ट, 60 क्वेश्चन के 3 टेस्ट दे लो, 6 दे लो, 1 घंटे में टेस्ट, क्या दिक्कत है? वो टेस्ट देके आपको एनालाइज करना पता चल जाएगा आपको कि यार ये प्रीवियस ईयर में ना इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट है, बस इस पे ना घुमा फिरा के पूछ रखा है, तो आपको पता चलेगा दैट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक। नहीं आता तो दोबारा पढ़ लो, क्या दिक्कत है? यही तो रिविजन है, दिस इज ऑल अबाउट रिविजन। तुम्हारे पास पूरा दिन है, पूरा दिन, सो जस्ट डू दैट। क्योंकि यार अब नहीं करोगे तो कब? लास्ट का 1 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, गेम चेंजिंग हो सकता है वो आप लोगों के लिए, तो करो ना अपना गेम चेंज। क्यों तुम्हें 1 साल और मरना है कि नहीं हमसे तो होगा ही नहीं? भाई कछुए ने कर दिया था भाई, तो तुम कछुआ हो ना, मेरे कछुओं, मेरे प्यारे कछुओं, कर लोगे यार, आई ट्रस्ट यू, कर लोगे तुम लोग। रिविजन का दूसरा ट्रिक, जिन बच्चों ने NCERT सारे क्वेश्चंस लगा लिए, भाई सुनो, ध्यान से सुनना भाई, एक पॉइंट कि जो क्वेश्चंस आप लोगों के गलत होते हैं उन पे स्टार मार्क करना ही होता है। हम लोग एनालाइज ही नहीं करते, तो हम स्टार मार्क तो क्या खाक में से करेंगे? मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर, मान लो केमिकल काइनेटिक्स किसी एक बीच की लाइन में से क्वेश्चन आ गया, उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार चैप्टर पढ़ो तुम पूरा हाईलाइट कर दोगे भाई, नहीं। जब तुम क्वेश्चंस कर लेते हो, जब उसका टेस्ट दे लेते हो, तुम्हें पता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आए जा रहे, वो हाईलाइट करने होते हैं। अब जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करो, NCERT में लिख लो, हाईलाइट करो और उसको ही पढ़ो। तुम्हें इजी, तुम दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, पहले प्लॉट पढ़ रहे हो केमिकल काइनेटिक्स से, उसके बाद तुम रेट लो पढ़ रहे हो। भाई जब तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर सब आता ही है, तुम्हें उसका यूनिट आता है, उसको उसमें टाइम मत वेस्ट करो, वो तुम्हारे शॉर्ट नोट से कवर हो जाएगा। जो क्वेश्चन तुमने एक्चुअली गलत करे थे उनमें स्टार मार्क कर रखा है, वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन खुद से दोबारा से सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी लाइन टू लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है, भगवान नहीं हो तो। समझ रहे हो? तुम पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, 11th 12th सब नहीं पढ़ सकते अब लाइन टू लाइन, यार वो टाइम चला गया है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन से एनालाइज करो, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है उनको स्टार मार्क करो, और स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन को ही बार बार पढ़ना है। जो पूरा चैप्टर है वो आपका, जो फॉर्मूलाज आप लोगों ने बना रखे हैं अपने शॉर्ट फॉर्मूलाज, उनसे रिवाइज करो। क्लियर है इतनी बात? और उसके बाद आप लोग कैसे रिवाइज कर सकते हो? हाउ टू रिवाइज वाली चीज़ पे थे ना हम, NCERT हमने कर ली, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर कर लिए, उसके बाद जिन बच्चों के प्रीवियस ईयर भी हो चुके हैं वो अब आ जाओ सीधा सीधा अपने प्रीवियस ईयर से अलग मॉक टेस्ट पे, वो भी रेलेवेंट है ना, जिसमें तुम्हें विश्वास है कि हाँ ये वाला वेबसाइट हमें रेलेवेंट मॉक टेस्ट देगा। क्लियर है? और जिन लोगों को है कि नहीं हमें नहीं पता है, तो आप मुझे भी कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रेलेवेंट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है? मतलब क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूँ। क्लियर है? चलो, और कुछ रह गया आप लोगों को बताना? एनालाइजेशन में आपको देखना सिली मिस्टेक करी है, कॉन्सेप्ट एरर है, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है? और ये भी है कि एक चैप्टर में 100 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नहीं होते, 3 या 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उन्हीं से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको 100 फॉर्मूला क्रैम नहीं करने हैं। हाँ, बाकी सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हाँ, एक ये मेन दोबारा चीज़ बता रही हूँ कि इफ़ यू नो हाउ टू थिंक यू विल किल दैट थिंग। समझ रहे हो? अगर तुम्हें ये पता चल जाए ना कि कैसे सोचना है, वो क्वेश्चन देख के हमें कैसे सोचना है, हमारा दिमाग को क्या सोचना चाहिए उस टाइम पे, तो आपका तुम्हारा गेम चेंज होने वाला है। तो भाई प्लीज़, जो ये पूरा एनालिसिस है, जो ये तुम पूरे मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें तुम्हें यही सोचना है कि मैंने कैसे गलत सोचा, मुझे कैसे सोचना है, ठीक है? इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, शायद मैंने कुछ लिखा होगा। हाँ, एक बच्चे बहुत ज़्यादा जो अभी भी कहते हैं कि हम एनालिसिस नहीं कर पाते। देखो यार, सपोज कर लो कि तुम डॉक्टर हो,
ठीक है, तुम डॉक्टर हो और वाई एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास एक पेशेंट आया, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो बता ही नहीं रहा कि मुझे दिक्कत क्या है, तुम बोल रहे हो क्या दिक्कत है, कह रहे हैं पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, तुम बताओ, तुम डॉक्टर तो तुम बताओ। तुम खुद सोच के देखो, ना वो तुम्हें अपना टेस्ट देने दे, ना वो कोई तुम्हें ब्लड टेस्ट लेने ले, ना वो कोई तुम्हें सैंपल लेने दे, वो तुम्हारे आगे खड़ा है आके, तो ना भाई मैं बीमार हूँ, भाई क्या हुआ पता नहीं, मुझे नहीं पता पर मैं ठीक नहीं हूँ। तो तुम ये बताओ, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि रोग क्या है तो तुम इलाज क्या करोगे, तुम दवाई क्या दो, तुम ये बोलोगे ना भाई प्लीज़ गो फॉर द लेबोरेटरी टेस्ट, गो फॉर द ब्लड टेस्ट एंड ऑल द टेस्ट जो भी आप लोगों को बेसिक करने चाहिए बंदे की बीमारी पता लगाने के लिए, बीपी टेस्ट करोगे, फीवर चेक करोगे, जो भी चीज़ें। बट अगर वो करने ही ना दे, वो कहे नहीं भाई मुझे टच नहीं करना, ऐसे ही बता देख के कि क्या बीमारी है बता, कर लोगे? तो जब तक तुम्हें डिजीज़ नहीं पता, जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम गलती कर कहाँ रहे हो, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तब तक तुम उस पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। तुम बोलोगे भाई स्टूपिड पेशेंट है, किधर से आ गया, समझ रहे हो? नहीं तो तुम उसको प्लीज़ करोगे, इफ़ यू आर अ हम्बल डॉक्टर, इफ़ यू आर अ गुड डॉक्टर, तो भाई प्लीज़ जाके टेस्ट करा ले। तो मेरे भाइयों प्लीज़ जाके अपना टेस्ट करा लो, बीमारी देखो, टेस्ट दो, अपनी बीमारी देखो कि तुम्हें बीमारी क्या है, तुम क्या नहीं सोच पा रहे हो, तुम्हें कैसे सोचना है, वो सोचना बिल्ड कर लोगे, तुम्हारा सब कुछ क्लियर है, फिर तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, और क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी सब हमने कवर कर दिया है। तो 4 मई को आपका 2 से 5 पेपर है, तो 2 से 5 का ज़रूर से आप लोगों को डेली टेस्ट देना है, बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड शेयर ज़रूर कर देना यार इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नीड है यार, जो गिव अप करने वाले हैं ना, जो सुसाइड पॉइंट्स पे होते हैं ना, जो बच्चे बहुत डिप्रेशन एंजाइटी में होते हैं ना, आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों की शेयर करने से पता नहीं, जो बच्चा कभी बोल नहीं पाता, क्या पता वो बच्चा, एक बच्चा मरने से बचे या एक बच्चे की लाइफ में इम्प्रूव हो जाए, समझ रहे हो? और कम से कम वो कछुओं की रेस में तो चलने के लिए तैयार हो जाए ना यार, उसको तो पता चल जाए ना दैट इट इज़ फाइन टू बी ए कछुआ, बट इट इज़ नेवर बी फाइन टू नेवर पार्टिसिपेट इन दैट रेस। ठीक है, सो जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट इन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट है तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताइए। राधे राधे एंड हैव अ नाइस डे।